गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यस, वी आर ऑन पेज नंबर 22। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ मैप में क्या शो किया गया है। ये देखिए, ये है चोला किंगडम। तो ये साउथ इंडिया में था मेनली, और इसके नेबर्स जो दिखाए गए हैं आपको, गंगईकोंड चोलपुरम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ नेम्स हैं जो हमारे काम आएंगे। गंगईकोंड चोलपुरम, उरेयूर, तंजावुर, मदुरई, और इधर ये अलग अलग डायनेस्टीज़ है। ये पांड्याज हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, कि चोलाज ने अपनी पावर को कैसे, मतलब जो चोला है वो राइज हुए। A minor chiefly family known as the Mutrayar held power in the Kaveri Delta, कि ये जो फैमिली है जिसे इस नाम से जाना जाता था, उसने कावेरी डेल्टा पर उसकी पकड़ थी, उसके पास पावर थी। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम, ये सबऑर्डिनेट थे किसके? पल्लव किंग्स के। जो पल्लव राजा थे उनके ये सबऑर्डिनेट थे। कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके, यानी कि उनके अंडर काम करते थे। विजयालय, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Mutrayar in the middle of the 9th century। अब जो विजयालय था, जो चोला फैमिली से बिलोंग करता था, उसने मुट्रेयर फैमिली से जो है वो पावर को कैप्चर कर लिया था 9th सेंचुरी के मिड में। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड ए टेम्पल फॉर गोडेस निशुम्भ शुदिनी देयर, उसने तंजावुर टाउन बनाया और उसने एक टेम्पल बनाया वहाँ पर, देवी निशुम्भ शुदिनी का वहाँ पर। द सक्सेसर ऑफ विजयालय conquered neighboring regions and kingdom, grew in size and power. The Pandya and the Pallava territories of the south and north were made part of this kingdom। और इस तरह से उसके जो सक्सेसर थे वो युद्ध करते रहे और पावर हासिल करते रहे। राजराजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। अब राजराजा फर्स्ट जो है वो सबसे पावरफुल चोला रूलर था, जो किंग बना था 1985 में, और उसने लगभग सभी जगह अपना जो एरिया है वो एक्सपेंड कर लिया था। फिर राजराजा का बेटा राजेंद्र फर्स्ट जो था, उसने भी उसकी पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, और उसने गंगा वैली को जीत लिया, श्रीलंका को जीत लिया, और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ थे उनको जीत लिया। और उसने नेवी बनाई थी अपने वॉर के लिए, नेवी उन्होंने बनाई थी चोलाज ने। तो ये बहुत ही डेवलप कर चुके थे, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना चुके थे। उसके बाद बात करते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो पहले जो आपने पढ़ा कि किस तरह से जो किंग्स होते थे वो टेम्पल्स बनाते थे ताकि अपनी पावर को दिखाने के लिए कि हमारी इतनी पावर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तंजावुर की एंड गंगईकोंड चोलपुरम की। बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्रा आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। तो इन्होंने ये मंदिर बनवाए थे। तंजावुर का बनवाया था राजराजा ने और गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्रा ने। Cholas temples often became the nucleus of settlement which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well as by others. The produce of this land went to maintain all the specialists who worked at the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. In other words, temples were not only place of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well। अब अगर हम बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो टेम्पल्स थे उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी, तो वहाँ पर सभी लोग रहते थे जो प्रिस्ट का काम करते थे। गार्लैंड मेकर्स थे, कुक्स थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो केवल वर्शिप के लिए ही जगह नहीं थी, पूजा करने के लिए जगह नहीं थी। जो टेम्पल्स थे वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल हब भी था वहाँ पर। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. और इस तरह से उनके टाइम में जो इमेज बनती थी, ब्रॉन्ज इमेज बनाई जाती थी, वो दुनिया की सबसे अच्छी इमेज होती थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कि वहाँ पर एग्रीकल्चर और इरिगेशन का क्या काम होता था, किस तरह से होता था।
क्या क्या फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर इरीगेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे River Kaveri branches off into several small channels, therefore emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. Water from the channels also provides the necessary moisture for agriculture, particularly the cultivation of rice. अगर हम बात करें कि कोई भी जो रिवर होती है उसके आसपास में जो एरिया होता है वहाँ पर फर्टाइल लैंड जो है वो डिपॉजिट करती रहती है, तो इस तरह से वो एरिया क्या है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है और मॉइस्चर जो है वहाँ की लैंड को मिलती रहती है, स्पेशली राइस की कल्टीवेशन के लिए। और इस तरह से अगर हम देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर और उसके दूसरे आसपास के जो एरिया था वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो चुकी थी। इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th and 6th century दैट this area was opened up for large scale cultivation. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas, in the delta regions embankments had to be built to prevent. तो इस तरह से जो है उस एरिया को डेवलप किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन की जा सके। अब कल्टीवेशन के लिए अगर लैंड को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको इरीगेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होगी। तो वो इरीगेशन के लिए वाटर कैसे आया, यहाँ देखिए एक जो है पिक्चर दिखाई गई है, पिक्चर शो की गई है आपके सामने, ये देखिए। वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली, वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, वेल्स वर डग्स, देखिए कुएँ खोदे गए थे, ह्यूज टैंक्स बनाए गए थे ताकि रेन वाटर को जो है वो कलेक्ट किया जा सके। अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये प्लानिंग की ज़रूरत होती थी, इसमें ऑर्गेनाइजिंग लेबर की ज़रूरत होती थी, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। इस तरह से हम देखेंगे कि जो गांव में रहने वाले जो लोग थे वो इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। उसके बाद है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल एम्पायर, कि एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन कैसे काम करता था। तो यहाँ पर देखिए सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर, कि जहाँ पर किसान रहते थे उसे उर कहा जाता था। बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर, कि जब इरीगेशन बढ़ी, इरीगेशन का बढ़ावा दिया गया तो एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगी। तो इस तरह से जो उर हैं वो क्या हो गए, ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गए। प्रोस्पेरस मीन्स समृद्ध हो गए। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। अब उर तो था किसानों का समूह, यानी कि एक गांव, उसको उर कहा जाता था। और ऐसे कई गांव मिल जाते थे तो उनको नाडू कहा जाता था, कई गांवों की एक यूनिट बना दी जाती थी। और इस तरह से विलेज काउंसिल एंड द नाडू हैड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। और इस तरह से बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वहाँ पर होते थे, टैक्स कलेक्ट करने के लिए या जस्टिस करने के लिए, किसी का कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। तो वो क्या होते थे हम देखेंगे। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू। अब वेलाला जो कास्ट है वो सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस थी और वो नाडू के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखती थी इन द अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंडर। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मोवेंदवेलन, वेलन और पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। एक ऐसा टाइटल देती थी वो रिच पीपल को जो वहाँ के लोगों को कंट्रोल करते थे, उनके लिए काम करते थे और राजा को टैक्स इकट्ठा करके देते थे। यानी कि जो 3 किंग्स के लिए जो सर्विस देता था उसे वेलन या मोवेंदवेलन कहा जाता था। फिर उसके बाद आर्यर चीफ एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड entrusted them with important offices of the state at the center। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ लैंड, चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, उसे वेलन वेगई कहा गया था। जो चोला इंस्क्रिप्शन है जो चोला इंस्क्रिप्शन है उसमें काफ़ी कैटेगरीज हैं लैंड की। एक तो है वेलन वेगई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मणा पीजेंट प्रोप्राइटर्स। तो ये थी नॉन ब्राह्मण्स के पास जो लैंड होती थी उसे वेलन वगई कहा जाता था। फिर है ब्रह्मदेया थी जो लैंड ब्राह्मणों को गिफ्ट की जाती थी। फिर शाल भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, जो स्कूल के लिए दे दी जाती थी। फिर है देवदाना तिरुमुट्कानी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, जो मंदिरों में लैंड दे दी जाती थी। फिर है पालेचंदम,
लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, जो जैन धर्म के लोगों को डोनेट की जाती थी। तो इस तरह से ये लैंड के टाइप्स हैं और यही इसके अंदर लिखा गया है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरामेरूर इन चिंगलपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। सभा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, गार्डन टेम्पल्स और इरिगेशन वर्क्स के लिए एक कमेटी बनाई जाती थी, उसे सभा कहा जाता था। नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ एंड केप्ट इन earthenware pot from which a young was asked to pick the tickets one by one for each committee। और इस तरह से जो है एक मटके में डाल दी जाती थी सभी का नाम लिखकर पाम लीफ के ऊपर, और फिर उनमें से चूज़ किया जाता था। किसी यंग छोटे बच्चे को कहा जाता था कि उनकी जो वो हैं पर्चियाँ निकाले, और जो होता था उन्हें कमेटी में इन्वॉल्व कर लिया जाता था। तो अब ये देखिए, ये है हमारा कि एक मेंबर होने के लिए कौन कौन सी जो है आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। अपना घर हो, एज 35 to 70 होनी चाहिए, वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वेल वर्स्ड होना चाहिए, और ईमानदार होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए जिन्हें कमेटी का मेंबर बनना होता था, सभा का मेंबर बनना होता था। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है।